अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदी। मेरे बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने इस लेक्चर में फ्रिक्शन को डिटेल में पढ़ना है। हैव यू नोटिस्ड व्हाई ए मूविंग बॉल स्टॉप्स? क्या कभी आपने गौर किया कि एक हरकत करती हुई बॉल क्यों रुक जाती है? हाँ भाई, क्या कभी आपने गौर किया कि एक हरकत करती हुई बॉल जो है वो क्यों रुक जाती है? क्यों रुक जाती है? देखो, आपको मैंने एक बात बताई थी, बॉडी को अगर आपने मूव करवाना है यानी उसकी वेलोसिटी चेंज करने के लिए हमें फोर्स चाहिए होती है। अगर वो रेस्ट पे तो मोशन में लाने के लिए भी फोर्स चाहिए, और अगर वो मोशन में तो उसको स्टॉप करने के लिए भी हमें फोर्स चाहिए। ऐसा ही है। तो वाई बाइसाइकिल, एक बाइसाइकिल जो है स्टॉप्स, रुक जाती है व्हेन द साइक्लिस्ट स्टॉप्स पैडलिंग। जब एक साइकिल सवार जो है वो उसको पैडल मारना बंद कर देता है, तो नेचुरली कुदरती तौर पर देयर मस्ट बी सम फोर्स, कोई कुव्वत मौजूद होगी दैट स्टॉप, जो रोक देती है मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हरकत करते हुए इजसाम को। सिंस ए फोर्स नॉट ओनली मूव्स एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक फोर्स ना सिर्फ इजसाम को हरकत देती है बट आल्सो स्टॉप्स मूविंग ऑब्जेक्ट, बल्कि वो हरकत करते हुए इजसाम को रोक भी देती है। क्लियर है? सो द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड, ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। सो फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट कम्स इनटू एक्शन। फ्रिक्शन एक कुव्वत है जो अमल में आती है, कम्स इनटू एक्शन, नहीं समझ आया? जो अमल में आती है, जो अमल अंगेज होती है। कब? एज सून एज ए बॉडी इज पुश्ड, जैसे हम किसी बॉडी को पुश करना शुरू करेंगे या पुल करना शुरू करेंगे ओवर ए सरफेस, किसी दूसरी सरफेस पे, तो फ्रिक्शन वजूद में आ जाएगी, फ्रिक्शन जन्म ले लेगी। नहीं समझ आ गई? फ्रिक्शन जिंदा हो जाएगी। नहीं समझ आ रहा? तो इन केस ऑफ सॉलिड बॉडीज के की हालत में द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज डिपेंड अपॉन मेनी फैक्टर्स सच एज, तो दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान में जो फ्रिक्शन की कुव्वत है वो बहुत सारे अवामिल पर, बहुत सारी क्वांटिटीज पर इन्हिसार करती है, सच एज नेचर ऑफ टू सरफेसेस इन कांटेक्ट, जैसा कि दो सतहें जो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई, उनकी नेचर आया कि वो रफ है या वो स्मूथ है, या वो और दूसरी चीज वो किस मटेरियल की बनी हुई है। क्या? वो जिस मटेरियल की बनी होगी वो भी मैटर करता है। द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन देम, और वो फोर्स जिनको आपस में दबाकर जोड़ रही है। क्लियर हुआ? रब योर palms ओवर डिफरेंट सरफेसेस, अपनी हाथ को रब करें, अपने हाथ को रब करें डिफरेंट सरफेसेस पे, टेबल पे, दीवार पे, फर्श पे। सो रब कीजिए जी, फेरिए अपने हाथ को, रगड़िए अपने हाथ को या अपनी हथेली को ओवर डिफरेंट सरफेसेस, मुख्तलिफ सतहों पर, सच एज टेबल, जैसा कि क्या हो गया? टेबल हो गया, मेज हो गया, कारपेट क्या हो गया? कालीन हो गया, पॉलिश्ड मार्बल, सुन रहे हो? सरफेस ऑफ ब्रिक, एक ईंट की सतह पर, एटसेट्रा। यू विल फाइंड स्मूथर इज द सरफेस। आपको ये बात मालूम हो जाएगी कि जितनी स्मूथ, जितनी मुलायम, जितनी हमवार सतह होगी, ईजियर इज टू मूव योर पाम, उतना ही आसान होगा आपका हाथ फेरना उसके ऊपर। ऐसा ही है? नहीं समझ आया? ईजियर इज टू मूव योर पाम ओवर द सरफेस, उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होगा अपने हाथ को सरफेस पे फेरना।
और जितना वो खुरदरी होगी उतना ही हाथ फेरना, उस पर क्या होगा, दीवार पे हाथ फेरते पे हाथ फंस जाता है ना, समझ आया नहीं है? सो ये वो कह रहे हैं आपसे। मोर ओवर, इससे भी बढ़कर, हार्डर यू प्रेस योर पाम, अब जितना आप दबा के अपनी हथेली को रगड़ेंगे और तो फिर भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए अपनी पाम को उसके ऊपर मूव करना, समझा? तो मोर ओवर, पहली बात तो यह कि सरफेस जो है जितनी स्मूथर होगी उतना उसके ऊपर हाथ फेरना आसान होगा। ये नेचर के बारे में कि स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन क्या होगी, कम होगी, और रफ सरफेसेस पे क्या होगी, ज्यादा होगी। और दूसरी बात कि जितना उन दोनों सरफेसेस को आपस में जोड़ने वाली, आपस में प्रेस करने वाली कुव्वत ज्यादा होगी, उतना फ्रिक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स उतनी ही ज्यादा होगी तो फ्रिक्शन भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो मोर ओवर, हार्डर यू प्रेस, जितना आप दबा के अपना हाथ जो है वो फेरेंगे, योर पाम ओवर द सरफेस, समझा नहीं समझा? मोर डिफिकल्ट वुड इट बी टू मूव, उतना ज्यादा आपके लिए मुश्किल होगा अपने हाथ को उसके ऊपर मूव करना। तो दो फैक्टर्स आपको समझ आ गए हैं। अब जरा आगे चलते हैं। नो, अब यहां पे पहला सवाल यह है कि व्हाई फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, फ्रिक्शन हरकत को क्यों अपोज करती है, क्यों रोकती है चलती हुई बॉडीज को? बात समझे हो नहीं समझे? तो नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। एक बात तो आप अपने जहन में बिठा लीजिए कि दुनिया में जितना मर्जी आपको कोई सरफेस स्मूथ नजर आ रही हो, लेकिन वो परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। वो मुकम्मल तौर पर स्मूथ या मुलायम या हमवार नहीं होती। ए सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ, वो सरफेस जो आपको लगती हो कि वो स्मूथ है, वो हमवार है, वो मुलायम है, हैज पिट्स एंड बम्प्स। उसके अंदर क्या होते हैं, गड़े और उभार होते हैं। क्या होते हैं उसके अंदर, गड़े और उभार होते हैं। अब ये पिट्स के अंदर क्या होते हैं, गड़ा, ठीक है, और बम्प्स का मतलब क्या होता है, उभार, ठीक है, कौन ऊपर की तरफ उठा हुआ, समझ आया नहीं यार? ऊंट की कोहान देखिए, उससे करके पहाड़ में मार चीज होती है, उसको बैल की वो इधर होती है गर्दन पे, तो उसको कोहान कहते हैं। तो नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। ए सरफेस दैट अपीयर्स स्मूथ, वो सरफेस जो आपको स्मूथ नजर आ रही हो उस पर भी गड़े और उभार होते हैं। दैट कैन बी सीन अंडर माइक्रोस्कोप। ये सरफेस आपको जाहिरन तो स्मूथ नजर आ रही है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो इसके ऊपर भी क्या थे, उभार और गड़े मौजूद थे। अब जब हम एक सरफेस को दूसरी सरफेस पे रखते हैं तो उन सरफेसेस के जो बम्प्स और पिट्स होते हैं दूसरे में क्या कर जाते हैं, बन जाते हैं और एक दूसरे को इंटरलॉक कर देते हैं। नहीं समझ आया या नहीं? सो a surface that appears smooth has pits and bumps that can be seen under a microscope. Figure number 3.17 shows two wooden blocks with their polished surfaces in contact. ये शक्ल आपको दिखा रही है, दो वुडन ब्लॉक, दो लकड़ी के जो ब्लॉक्स हैं और उनकी पॉलिश्ड सरफेस। पॉलिश सरफेस कौन सी? ऐसी सरफेस जिसके ऊपर जो मुलायम हो, जिसको मुलायम किया गया हो, इन कॉन्टैक्ट, जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ए मैग्नीफाइड व्यू, एक बड़ा करके दिखाया गया जो उसका व्यू है, जो नजारा है अब टू स्मूथ सरफेसेस, दो स्मूथ सरफेसेस का इन कॉन्टैक्ट जो एक दूसरे के साथ राबते में है, शोज दैट, वो ये बता रही है, शोज द गैप्स, वो क्या दिखा रही है, ये गैप है, ये गैप्स देख रहे हो और ये नजर आ रहा नहीं आ रहा, गैप्स एंड कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट्स है, ये गैप है, ये कॉन्टैक्ट्स है, ये गैप है। ये किसकी वजह से डेवलप हुआ है? ये बम्प्स और पिट्स की वजह से, जो कि सरफेसेस पे होते हैं। तो कहीं पे ये जुड़ी हुई हैं और कहीं पे ये दूसरे से अलग है। तो a magnified view of two smooth surfaces in contact shows the gap in contact between the contact points between the two surfaces form a sort of cooled welts. अब जिन मुकामात पे ये सरफेसेस आपस में जुड़ जाती हैं वहां पे एक कमजोर सी फोर्स डेवलप हो जाती है, बाइंडिंग फोर्स। सुन रहे हो जी? एटम्स वाली को करीब आएंगे ना तो इनके करीब आने की वजह से और ऊपर से प्रेसिंग फोर्स की वजह से इनके दरम्यान में एक
वेल्ड एक बाइंडिंग फोर्स जन्म ले लेती है, समझ आया? ये नहीं आया? तो यहाँ पे इन्हें कहते हैं कूल्ड वेल्ड्स, एक किस्म का वेल्ड बन जाता है, जोड़ बन जाता है, समझ आया? प्रॉब्लम कुछ दिस कूल्ड वेल्ड्स रेजिस्ट। अब ये जो इनके दरम्यान में जो वीक से बॉन्ड्स बनते हैं इन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, वो रेजिस्ट करते हैं दीज कूल्ड वेल्ड्स। समझ आया नहीं आया? कूल्ड वेल्ड्स क्या होते हैं? तो ये अब आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ। कूल्ड वेल्ड्स जो है वो आपने देखा है, वैसे मैंने आपको एक क्या कहते हैं उसका एक मैंने आपको इशारा दे दिया, क्लू दे दिया कि व्हाट आर कूल्ड वेल्ड्स। व्हाट आर कूल्ड वेल्ड्स? मैंने बताया कि दीज आर द बाइंडिंग forces that are developed on these point of contacts and those binding forces are said to be the cooled welds। ठीक है, ये cooled welds है, ये resist करते हैं किसको? the surfaces, किसको? हाँ, सतहों को from sliding, एक दूसरे पर फिसलने से, ठीक है, over each other, एक दूसरे पर। adding weight, अब जब आप इसके ऊपर और वजन डाल देंगे तो ये cooled weld और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और मजबूत हो जाएंगे, नहीं समझा? अब जो जो वजन बढ़ाते जाएंगे तो कूल्ड वेल्ड्स की जो कुव्वत है वो भी मजबूत होती जाएगी और फ्रिक्शन भी उतनी ही। ये कूल्ड वेल्ड्स जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे फ्रिक्शन उतनी ज्यादा होगी। कूल्ड वेल्ड टूटेगा तो बॉडी मूव करेगी ना, नहीं समझ आया? तो ये कह रहा है एडिंग वेट ओवर द अपर ब्लॉक, ऊपर के ब्लॉक पर वजन डालने से, ठीक है, इंक्रीजेस द फोर्स प्रेसिंग द सरफेसेस टुगेदर। इससे क्या होगा? वो फोर्स बढ़ जाएगी जो दोनों सरफेसेस को आपस में जोड़ रही होती है। हेंस इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस, और इससे क्या होगा? इससे फ्रिक्शन बढ़ जाएगी। जब आप बॉडी को मूव करेंगे तो मूव करने में आपको ज्यादा मुजामत का, ज्यादा रोक टोक का सामना करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? तो thus greater is the pressing force, greater will be the friction between the sliding surfaces। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। अब मजे की बात ये है, जो फोर्स आप लगा रहे हैं ना, फ्रिक्शन उसी के बराबर है। आपने पहले थोड़ी फोर्स लगाई, अब चलो मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी बता देता हूँ। देखिए, आपके पास एक टेबल है, ये हम इंशाल्लाह लैब में भी करेंगे। टेबल पे आपको एक ब्लॉक दे दिया जाएगा लकड़ी का, उसे रखा जाएगा, फिर एक पुली दी जाएगी, डोरी बांध के पुली के ऊपर से एक रस्सी पार करवा के आपको दे दी जाएगी, और नीचे उस रस्सी के साथ एक पैन लटक रहा होगा। क्या लटक रहा होगा? पैन, पलड़ा। सुन रहे हो? ये एक प्लेट होती है, इसके अंदर पहले आप एक बॉट डालेंगे, ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा, फिर दूसरा डालेंगे, फिर मूव, तीसरा डालेंगे। तो आप क्या कर रहे हैं? पहले आपने इसके वेट के बराबर फोर्स लगाई, फिर आपने फोर्स बढ़ा दी डबल, हाँ, फिर आपने और वेट ऐड किया, समझ आया? तो ये वेट क्या कर रहा है? इस पे फोर्स लगा रहा है। करते 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 एक ऐसा मुकाम आएगा ये ब्लॉक मूव करना शुरू कर देगा। समझ आया? नहीं आया? नहीं आया समझ? क्लियर हुआ? ये नहीं हुआ? तो बच्चे पहले जो आपने फोर्स लगाई थी वो किसके बराबर थी? वो फ्रिक्शन के बराबर थी, उसने मूव नहीं कर दी। फिर बढ़ाई तो वो भी फ्रिक्शन के बराबर आ गई, फिर बढ़ाई वो भी फ्रिक्शन के बराबर आ गई। तो ये वो आपको क्या है, और आखिरकार ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वो मैक्सिमम क्वांटिटी, कूल्ड वेल्ड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक फोर्स लगानी पड़ेगी। नहीं समझ आ? तो जो फोर्स आप बॉडी पे लगाएंगे ना, अगर बॉडी ने मूव नहीं भी किया तो फ्रिक्शन उस फोर्स के बराबर है। आप जो फोर्स बढ़ाते जा रहे हैं फ्रिक्शन भी आगे से कूल्ड वेल्ड भी उतनी फोर्स लगाएगा, उतना ही मुजामत करेगा। लेकिन कूल्ड वेल्ड की भी एक स्ट्रेंथ है, जब आपकी फोर्स कूल्ड वेल्ड के बिल्कुल बराबर आ जाए बॉडी नहीं मूव करेगी। दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर आप उससे थोड़ी सी ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो फिर वो कूल्ड वेल्ड टूट जाएगा और बॉडी मूव करना शुरू कर देगी। आप समझ आया? तो मैंने अभी इसके ऊपर अगर 1 न्यूटन की फोर्स लगाई है तो अब फ्रिक्शन भी कितनी है? 1 न्यूटन है। 2 न्यूटन की लगाई है, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन लगाई है, 3 न्यूटन। समझ आया? और तब तक ये मूव नहीं करेगी जब तक
जो अप्लाइड फोर्स है वो पूल्ड वेल्ड्स की फोर्स के बराबर नहीं, बल्कि थोड़ी सी ज्यादा ना हो जाए, तो तोड़ना है ना, अभी मूव भी करवाना है। क्लियर हुआ? तो बात हम कर रहे थे जी, तो कहां पे पहुंचे? द ग्रेटर इज द प्रेसिंग फोर्स, ग्रेटर विल बी द फ्रिक्शन बिटवीन द टू स्लाइडिंग सरफेसेस। फ्रिक्शन इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स दैट टेंड्स टू मूव ए बॉडी एट रेस्ट। तो जो फोर्स आप बॉडी एट रेस्ट पे लगाते हैं उसको मूव करवाने के लिए, वो मूव करे या ना करे, फ्रिक्शन उस अप्लाइड फोर्स के बराबर होती है। क्लियर हो गया? रेस्ट पे जब बॉडी होती है तब, ठीक है। इट इंक्रीजेस विद अप्लाइड फोर्स। अब जो आप अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते जाएंगे फ्रिक्शन भी बढ़ती जाएगी। और कब तक बढ़ेगी? कूल्ड वेल्ड की मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक। उसके बाद कूल्ड वेल्ड टूट जाएगा और बॉडी मूव कर जाएगी। सो इट इंक्रीजेस विद द अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन कैन बी इंक्रीज टू ए सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू। फ्रिक्शन जो है वो एक खास मैक्सिमम वैल्यू तक ही बढ़ सकती है, उससे आगे नहीं। इट डज नॉट इंक्रीज बियॉन्ड दिस। वो उससे आगे नहीं बढ़ सकती। समझ आया नहीं यार? सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, कौन सी फ्रिक्शन? स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। उससे हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। और ये किस पे डिपेंड करती है? नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है कि वो फोर्स जिसके साथ ये नीचे वाला ब्लॉक इस ऊपर वाले ब्लॉक को ऊपर की तरफ धक्का देगा। सिर्फ इसका वेट नहीं हो सकता, आप इसके ऊपर एक और वेट रख दें तो दोनों वेट्स के बराबर रिएक्शन फोर्स होगी। तो वो रिएक्शन की फोर्स जिसके साथ ये नीचे वाली सरफेस इसको ऊपर धक्का देगी, वो इन दोनों फोर्सेस के सम के बराबर होगी। समझ आया? तो ये कह रहे हैं। तो जो आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स है, कौन सी फोर्स? फोर्स जो है वो डिपेंड करती है किस पर? नॉर्मल रिएक्शन, जो कि प्रेसिंग फोर्स होती है बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस। अब हम एक फार्मूला प्रूव करने जा रहे हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन का अगर हमने निकालनी हो तो किसके बराबर होगी? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शनल फोर्स है ना। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स की जो रेशियो आती है वो किसके बराबर आती है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर आती है। ये वो नंबर है जो आपको बताएगा कि इन दो सरफेसेस के दरमियान में कितनी फ्रिक्शन होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। तो आगे चलें। अब ये बात आपने याद रखनी है, क्या? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये बात याद रखना। क्लियर हो गया? अब ये मैंने आज आपको क्या प्रूफ करवाया था? मैं आप सवाल बता रहा हूं, कल मुझे ये रिटर्न चाहिए आज। पहला क्या? व्हेन ए बुलेट इज फायर्ड थ्रू ए गन, व्हाई द गन रिकॉइल्स। प्रूफ दे सकते हो मुझे इसका? नहीं समझा? उसके बाद व्हेन एन एयर फील्ड बैलून इज सेट फ्री, तो व्हाई द बैलून मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ escaping air। दूसरा हो गया। तीसरा क्या था? डिस्क्राइब हाउ रॉकेट्स मोशन obeys the law of conservation of momentum। Can you do this? Yes sir। Thank you very much। Now ये फार्मूला आपने प्रूव करना है। वही लिखा हुआ, the maximum value of friction is known as, it depends upon the normal, जो कि प्रेसिंग फोर्स है बिटवीन द टू। नहीं समझ आया? आ गया या नहीं? अच्छा, कभी आपने मूवीज में लड़ाई देखी या नहीं देखी? वो जो लड़ने वाला होता है दूसरे का सर पकड़ के दीवार के साथ जोर से दबा के आगे मूव करता नहीं करता? जितना जोर से दबाता अगले की उतनी ज्यादा चमड़ी उतरती। क्यों? फ्रिक्शन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा चेहरा छीला जाएगा। नहीं समझ आया? आलू कभी छीले हैं सीमेंट की दीवार पर? क्या आलू को दबा कर थोड़ा सा रगड़ो तो ऊपर से छिलका उतरता जाता है? नहीं। किचन की दीवारें को खराब ना करना, जूते पड़ेंगे हमें से। चलो आगे। और से किरक आ जाएगी आलू में, इसलिए नहीं करना। इशू तो ये बेटा प्रूफ है इसका
कि मैं कहूँगा ड्राइव द फार्मूला फॉर द फ्रिक्शन, तो ये है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन जो कि प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट है। ठीक है, सुन रहे हो? तो द रेशियो बिटवीन, यहां से बात शुरू हो रही है, यहां से, ये असल बात है। ठीक है, सब बात समझ तो आई ना, पहली बात समझ आ गई ना। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिंग फोर्स बिटवीन द टू सरफेसेस, दैट इज द रिएक्शनल फोर्स। सो द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस, मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, उसकी रेशियो किसके साथ, एंड द नॉर्मल रिएक्शनल फोर्स जो कि नीचे के सरफेस ऊपर को फोर्स लगा रही थी, इन दोनों की जो रेशियो आती है, इन दोनों की जो निस्बत आती है, दिस इज कांस्टेंट। सुन रहे हो? इज कांस्टेंट। क्या कहा इन्होंने? इन्होंने ये कहा, ये सुनो, इन्होंने कहा जब आप लिमिटिंग फ्रिक्शन को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या आता है? एक कांस्टेंट नंबर आता है, इज कांस्टेंट। समझ आ? द रेशियो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफएस एंड द नॉर्मल रिएक्शन इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हमने किस सिंबल का नाम दे दिया? म्यू का। दिस इज म्यू, सो म्यू इज एफएस ओवर आर, और इसका कोई यूनिट नहीं होता। समझ आया? दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसको फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कहते हैं। ये कोएफिशिएंट आपको बताएगा कि आया कि दो सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा हो गई है, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू। ओके, थस लिहाजा म्यू इज इक्वल टू एफएस बाय आर, एफएस डिवाइडेड बाय कैपिटल आर। लेकिन मेरा एक सवाल है आप बच्चों से, लिहाजा हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा किसका? फ्रिक्शन का, वो ये बन जाएगा। ओके, हमने म्यू को किससे मल्टीप्लाई किया तो एफएस बराबर आ गया म्यू आर। अब मुझे एक बात बताओ, नॉर्मली जब कोई बॉडी जमीन पे पड़ी हुई होती है और आप उसको स्लाइड करवाते हो, क्या करवाते हो? स्लाइड करवाते हो, तो वो बॉडी के ऊपर जमीन कितना रिएक्शन करती है? नॉर्मली आपने एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक को नीचे वाला ब्लॉक कितनी सरफेस से, कितनी फोर्स से ऊपर को धक्का दे रहा है? भूल गए? ये ब्लॉक जमीन को नीचे की तरफ कितनी फोर्स से दबा रहा है? अपने वेट के बराबर। तो रिएक्शन भी किसके बराबर होगा? बस यही कह रहे हैं, इफ एम इज द मास ऑफ ब्लॉक, अगर स्मॉल एम जो है ये ब्लॉक का मास हो, तो देन फॉर द हॉरिजॉन्टल सरफेस जो रिएक्शनल फोर्स होती है वो बॉडी के वेट के बराबर होती है। ठीक है, बट आर कैन बी इंक्रीज, आप इसको बढ़ा सकते हैं अगर आप इसको मजीद वेट ऐड कर दें, मजीद, और इसको डिक्रीज भी कर सकते हैं। क्या करके? रस्सी बांध के ब्लॉक को थोड़ा सा ऊपर खींचे, थोड़ा सा ऊपर खींचोगे तो वेट में कमी आएगी, नहीं आएगी? तो रिएक्शन कम हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इस आर को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। हेंस एफ एस, नॉर्मली जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो म्यू टाइम्स एम जी के बराबर होती है। क्लियर हो गया? फ्रिक्शन, अब यहां से फ्रिक्शन के फायदे आ गए। फ्रिक्शन इज नीडेड टू वॉक ऑन द ग्राउंड, फ्रिक्शन की जरूरत होती है हमें जमीन पर चलने के लिए। इट इज रिस्की, ये बहुत खतरनाक होता है, टू रन ऑन वेट फ्लोर, किस पर चलना? गीले फर्श पर चलना, विद शूज दैट हैव स्मूथ सोल्स, ऐसे जूतों के साथ जिनका तला जो है वो क्या, वो बिल्कुल स्मूथ हो। फिसल जाता है ना बंदा, खास तौर पर चाइना की चप्पल पहन के जब बंदा गीले फर्श पर चलता है तो फिर बत्ती से भी बाहर आ सकती है। क्लियर हुआ? मैं गिर चुका हूं इसलिए आपको बता रहा हूं, तो उससे नहीं गिरना चाहिए, हड्डी शड्डी टूट जाती है। तो इट इज रिस्की टू रन ऑन द वेट फ्लोर विद शूज दैट हैव स्मूथ सोल्स। एथलीट्स यूज स्पेशल शूज, जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो स्पेशल काइंड ऑफ शूज यूज करते हैं दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप, जिनकी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब है खिलाड़ी, भागने वाला। एक्स्ट्रा का क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का क्या मतलब है? ये हद ज्यादा, हद से भी एक हद से इंतहाई ज्यादा, समझा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली, समझ आया? अच्छी खासी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो जो एथलीट्स शूज यूज करते हैं उनका जो सोल होता है, हैव स्पेशल शूज,
दैट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रिप, जो जमीन के साथ एक अच्छी खासी ग्रिप रखते हैं, पकड़ रखते हैं, इतना मतलब उनकी फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होती है। क्लियर हुआ? तो सच शूज प्रिवेंट देम, ऐसे जूते जो है उनको रोकते हैं फ्रॉम स्लिपिंग, किससे? फिसलने से, व्हाइल रनिंग फास्ट, बहुत तेज भागते हुए। ठीक है? व्हाट विल वी डू टू स्टॉप अवर बाइसाइकिल? कल मैंने एनिमेशन दिखाई थी ना कि हम अपनी बाइसाइकिल को रोकने के लिए क्या करते हैं? तो ये क्या, वी अप्लाई द ब्रेक्स। अब जो रबर पैड्स होते हैं, देखे ना, कल दिखाया था ना मैंने, तो रबर पैड्स जो होते हैं प्रेस अगेंस्ट द रिम्स, वो रिम्स के साथ जाके करते हैं, वो जो लोहे का चक्का होता है ना उसके साथ जाके दबते हैं, उसको दबाते हैं जोर से। तो जितना आप जोर से दबाएंगे उतना जल्दी टायर रुक जाएगा। सो द रबर पैड्स प्रेस्ड अगेंस्ट द रिम्स प्रोवाइड फ्रिक्शन। और रबर के पैड जो है वो रिम के अगेंस्ट जो प्रेस्ड रबर के पैड होते हैं वो फ्रिक्शन मुहैया करते हैं और आस्ता आस्ता टायर को, इट इज द फ्रिक्शन दैट स्टॉप्स द बाइसाइकिल। ये वही फ्रिक्शन है जो आपके बाइसाइकिल को स्टॉप कर देते हैं ना जी। रोलिंग फ्रिक्शन, कौन सी फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। एक होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन? जब एक बॉडी किसी दूसरी सरफेस पे मूव करती है तो जब तक बॉडी रेस्ट में होती है तब कौन सी फ्रिक्शन होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे मजे की बात बताऊं आपको, मैस या वेट में रिएक्शनल फोर्स और बेटा बचे इधर, रिएक्शनल फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन के दरम्यान में, तो बच्चे आस्ता आस्ता आप क्या करते हैं? बॉडी मूव नहीं करती। जैसे बॉडी मूव करती है ना तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे आया ऐसे करके। ये वाली फ्रिक्शन जो होती है ना, ये वाली फ्रिक्शन, ये होती है काइनेटिक फ्रिक्शन। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है यहाँ, ये होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये देखो, लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा है और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? कम है। क्यों? कि जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये कूल्ड वेल्ड को भी तोड़ती है और बॉडी को मूव भी करवाती है। लेकिन जब एक बार बॉडी मूव करना शुरू कर देती है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, तो कूल्ड वेव बनते और टूटते, बनते और टूटते, बनते और टूटते रहते हैं, परमानेंटली नहीं बनते। एक दफा बॉडी मूव कर जाए तो फिर आप कहते हैं पता चल जाएगी, रुकने नहीं देना वरना फिर ज्यादा बोझ लगानी पड़ेगी। ये इस वजह से जब बॉडी मूव कर रही होती है तो कूल्ड वेव्स जो है वो इतने मजबूत नहीं बनते, जिसकी वजह से जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ये भी थोड़ी सी कम होती है। किससे? स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्योंकि इस दौरान जो कूल्ड वेव्स होते हैं वो परमानेंटली फॉर्म नहीं होते, टेम्परेरीली फॉर्म होते हैं। सो देयरफॉर ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है ये थोड़ी सी कम होती है। अच्छा, रोलिंग फ्रिक्शन के बताइए जरा मुझे, ये बता कौन सी फ्रिक्शन है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। काइनेटिक फ्रिक्शन और जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये एक सरफेस दूसरी सरफेस पे क्या कर रही है? स्लाइड कर रही है। और इसके दौरान में क्या होते हैं? कूल्ड वेव्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं। लेकिन एक और बड़ी मजेदार किस्म की फ्रिक्शन है, उसमें कूल्ड वेव्स नहीं टूटते। देखो, जब एक टायर जो है वो किसी सरफेस पे मूव करता है, क्या करता है? जब एक टायर किसी सरफेस पे मूव करता है तो देखो, जिस पॉइंट पे टायर जो है वो सरफेस के साथ जाके जुड़ता है उसी पॉइंट से ऊपर उठता है, स्लाइड तो नहीं करता। बताओ ना, जिस पॉइंट पे वो जुड़ता है उसी पॉइंट से ऊपर उठता है ना। ये वाला पॉइंट उठेगा, आगे वाला पॉइंट साथ नीचे लग जाएगा, आगे वाला नीचे लग जाएगा, जहां लगा था वहां से उठ जाएगा। ऐसा ही है ना? तो क्या यहां पे स्लाइडिंग होती है? कूल्ड वेव्स टूटते हैं? नहीं टूटते ना। कूल्ड वेव देखो ना भाई, आप जब देखो, आप एक लकड़ी को दूसरी लकड़ी पे लाकर ऐसे ऐसे रगड़ते हो तो वो छीली जाती है सरफेसेस एक दूसरे से। सरफेसेस के जो कूल्ड वेव्स होते हैं वो रगड़ की वजह से टूट जाते हैं एक दूसरे से, समझ आ नहीं? लेकिन जो टायर जब ये मूव करता है तो रगड़ लगती है? क्या टायर स्लाइड करता है या टायर रोल करता है? जब रोल करता है तो जहां जुड़ा था वहां से उठेगा ना, स्लाइड तो नहीं करेगा, रगड़ा तो नहीं खाएगा, मूव करेगा ना। कॉन्टेक्ट, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, ऐसे होता है ना। इस तरह जहां जुड़ा वहां से ऊपर उठ गया। तो जो टायर है, जो रोलिंग बॉडी होती है, वो दूसरी सरफेस के साथ जिस पॉइंट पे जाके जुड़ती है उसी पॉइंट से ऊपर उठती है।
बात समझ आ रही है? और वो उसके ऊपर स्लाइड नहीं करती, रोल कर रही है। और रोलिंग अलग चीज है, स्लाइडिंग नहीं। समझ आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ? लेकिन 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 एक मजे की बात बताऊं, यहाँ बॉडी के वेट की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा जब गाड़ी का गियर लगा गाड़ी को मूव करते हैं तो शुरू में थोड़ी सी स्लाइडिंग होती है, आवाज आती है ना, गाड़ी का टायर फिर जाता है थोड़ा सा फिरता नहीं फिरता, और फिर नहीं फिरता, फिर जहां लगता है गाड़ी के टायर छपे नहीं होते रोड पे, और जब वो रगड़ खाते हैं तो फिर वो, जब गाड़ी का टायर ब्रेक लगाते हैं जैम हो जाता है, फिर वो स्लाइड करते हैं। स्लाइडिंग की है या नहीं की? स्किटें मारी है साइकिल पे? नहीं मारी। जब आप स्किट मारते हैं, बड़े खुश हो रहे हैं मुझे देख के, और ना तो खामोश बैठे हुए थे। जब आप स्किट मारते हैं तो क्या होता है? टायर घिसता है, उस टाइम स्लाइडिंग होती है। अब बात समझ आई नहीं है? नहीं। देखिए जब टायर रोल कर रहा होता है ना वैसे, तो उस टाइम स्लाइडिंग नहीं हो रही, रोलिंग है। और रोलिंग में कूल्ड वेल्स तो टूटते ही नहीं है, उन कूल्ड वेल्स की वजह से टायर घूमता है। नहीं समझा? ये जो कूल्ड वेल्ट है ना, यही तो टायर को घुमाता है आगे की तरफ, आगे वाले टायर के हिस्से को नीचे लाता है और इसको ऊपर उठाता है। नहीं समझा? तो यहां से कूल्ड वेल्स टूटते नहीं है। समझ आया नहीं यार? सरफेसेस ब्रेक डाउन नहीं होती। इस वजह से क्या होता है, अब स्लाइडिंग में क्या होता है, कूल्ड वेल्स टूट रहे होते हैं तो बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, बहुत कूल्ड वेल्स को तोड़ने के लिए फोर्स बहुत ज्यादा चाहिए होती है। लेकिन रोलिंग में कूल्ड वेल्स टूटते ही नहीं है। तो याद रखना, जो रोलिंग फ्रिक्शन होती है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से 100 गुना कम होती है। एक बड़ा डीप फ्रीजर हो तो उसको अकेला जैन धक्का दे देगा, उसके नीचे टायर लगे हुए हो तो जैन पूरे घर में लेके घूमता होगा। क्यों? स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कितने गुना। मैं मिसाल देता हूं, अगर एक बॉडी को स्लाइड करवाने के लिए 100 न्यूटन की फोर्स चाहिए तो रोल करवाने के लिए कितनी चाहिए होगी? 1 न्यूटन। तो ये टायर की जो इजाद है ना, टायर की इजाद, इसने इंसान के बड़े काम आ सकते, बहुत ज्यादा काम, और किसी को नहीं पता ये कब इजाद हुआ। और दुनिया की सबसे बेस्ट मशीन ये टायर है, जो इंसान की बहुत सारी एनर्जी को वेस्टेज से बचाती है। आपकी जिंदगी में जो आप सफर करते हैं, तेज रफ्तार सफर करते हैं, किसकी वजह से पॉसिबल हुई? टायर्स की वजह से। नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? तो व्हील इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशंस इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत की तारीख में जो सबसे अहम इजादात है, पहिया उनमें से एक है। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशंस। तो बड़ी अहम किस्म की इजादात में से एक है व्हील, पहिया। अब द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इंसान की तारीख में द फर्स्ट थिंग, जो पहली चीज है अबाउट अ व्हील इज दैट, व्हील के बारे में जो पहली चीज है वो ये है कि इट रोल्स as it moves rather than to slide। नहीं समझ? ये रोल करता है, स्लाइड नहीं करता। स्लाइडिंग अलग चीज है। और सर वो रोटेटरी मोशन का पता ही नहीं पता, ये रोटेट करता है, ये रोटेट करता है और आगे जाता है। नहीं, रोटेट करेगा आगे जाएगा। कभी पलटियां मारी हैं घर में लेट कर, पलटियां मारते हो आगे जाते हैं? हाँ, खेले हो कभी? चक्कर आते हैं फिर? नहीं आते? आते हैं ना। लेकिन अगर खुद तुम्हें खींच के लेके जाए तो कमर रगड़ी जाती है, और पलटियां मार के जाते तो खुश होते हो, कुछ भी नहीं होता, कोई रगड़ा नहीं लगता। समझ आया नहीं यार? ऐसे चलो आगे चलते। अब मैंने पलटियां बोली हैं तो बाद में समझ आ गई कि नंसर सर कैसी बातें कर रहा है भाई, समझ आ गया? तो आगे चलते। तो वैन, अच्छा किधर गया? हाँ, तो व्हील के बारे में सबसे खूबसूरत बात यह है कि व्हील जब एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो बच्चे ये स्लाइड नहीं करता, ये रगड़ता नहीं है, बल्कि ये रोल करता है। जिस पॉइंट में सर्कल के साथ जुड़ेगा उसी पॉइंट से ऊपर उठ जाएगा और घूमकर आगे वाला पॉइंट नीचे लगा लेगा। आगे वाला जैसे जैसे घूमता जाएगा आगे वाला हिस्सा नीचे लगता जाएगा और पीछे वाला उठता जाएगा। तो रगड़ तो है ही नहीं, रगड़ तो है ही नहीं। सो the most beautiful thing about the wheel is that it rolls as it moves rather than to slide। ये घिसता नहीं है, ये रोल करता है। घिसने में, रगड़ा देने में
और रोल करने में बड़ा फर्क है। दिस ग्रेटली रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। इससे क्या होता है, फ्रिक्शन बहुत बड़ी हद तक, ग्रेटली अच्छी खासी हद तक फ्रिक्शन कम हो जाती है। रिड्यूस का मतलब कम हो जाता है। वाई, ऐसा क्यों है? ये जवाब है। When the axle of a wheel is pushed, जब आप क्या करते हैं, व्हील के एक्सल को, ये एक्सल, इसको धक्का देते हैं, इसको क्या देते हैं, धक्का देते हैं, तो व्हील का रोटेट करेगा ना, तो जो पॉइंट जमीन के साथ लगा होगा वो ऊपर उड़ जाएगा, आगे वाला नीचे लग जाएगा, रोल ही करेगा ना, बोलते नहीं है यार। So when the axle of the wheel is pushed, the force of friction between the wheel and the ground at the point of contact provide the reaction, provide the, आपने एक्सल को आगे धक्का दिया, तो ये जो पॉइंट जिसपे ये व्हील जुड़ा हुआ जमीन के साथ, जमीन इसको क्या करेगी, रिएक्शन, जमीन इसको यूं धक्का देगी और व्हील घूम के आगे वाला हिस्सा नीचे लगा लेगा और ये वाला ऊपर हो जाएगा। आप यहां फोर्स लगा रहे हो, लगा रहे नहीं लगा रहे, तो जैसे आप आगे को खींचोगे तो जमीन उसको किधर को रिएक्ट करेगी, फ्रिक्शन की वजह से जमीन उसको पीछे को धक्का देगी, किधर को, अब व्हील तो घूम सकता है ना, जैसे जमीन उसको पीछे धक्का देगी, व्हील घूम के अपना आगे वाला हिस्सा नीचे जोड़ लेगा और उसको ऊपर कर लेगा। किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो वो जो फ्रिक्शन ने इसको, फ्रिक्शन तो कहती है आगे मत जा, तो वो आगे नहीं जाता बल्कि अपना आगे वाला हिस्सा नीचे लगा के वहां से ऊपर उड़ जाता है। ऐसे होता है ना, क्योंकि घूम सकता है ना ऐसे, जब फ्रिक्शन उसको धक्का देने की कोशिश करती है वो घूम के आगे वाला हिस्सा नीचे लगा लेता है। जैसे बावकात वो माँ बच्चों को एक हाथ से मार बच्चा वो पकड़ता, मामा दूसरा पकड़ता है, नहीं बात समझ आ रही नहीं आ रही, लाइक दिस। तो क्या ये जो व्हील है, मेरी बात समझ आ रही है कि फ्रिक्शन इसके एक पॉइंट को पीछे को धक्का देती है, तो घूम के जहां से वो धक्का देती है वो आगे वाला पॉइंट नीचे लगा लेता है, वो वाला ऊपर उठा लेता है। नहीं समझे? इतनी सी फ्रिक्शन होती है, इतनी सी। तो व्हील को रोटेट करना, वो कभी स्पिनर से खेले हो तो कितना आसान है घुमाना उसको, थोड़ा सा धक्का देना, व्हील आगे वाला पॉइंट नीचे लगा लेना, पीछे वाला उठा लेना, बस इतनी सी फ्रिक्शन है बस, और रिएक्शन हो रहा है बस थोड़ा सा, और कुछ भी नहीं। क्लियर हुआ? और अगर आप इसके अंदर ग्रीस लगाएंगे तो वो रिएक्शन और कम हो जाएगा, और कम आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। समझ आ रहा? तो व्हेन द एक्सल ऑफ द व्हील, जब व्हील के एक्सल को आप आगे, ये वो कभी वो रेडी जिसके ऊपर आप वो फल फ्रूट लेके जा रहे होते हो, तो आप किधर, आप जो फोर्स लगाते हो किधर लगती है, इस एक्सल पे लगती है जहां पे वो घूमता है। तो व्हेन द एक्सल ऑफ द व्हील इज पुश्ड, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द व्हील एंड द ग्राउंड एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रोवाइड द रिएक्शनल फोर्स, एंड दैट रिएक्शनल फोर्स रोटेट्स द व्हील। वो क्या करेगी? द रिएक्शन फोर्स एक्स, जैसे आप जमीन पर चलते हैं तो आप जमीन को किधर को धक्का देते हैं, पीछे को। जब चलते तो क्या करते हो, ऐसे करते हो, ऐसे करते हो, पीछे को धक्का देते हैं। जमीन आपको किधर धक्का देती है? तो आप देखो, आपने एक पाँव लगाया, पीछे धक्का दिया, जमीन आपको आगे धक्का, आप दूसरा पाँव नीचे लगा लेते हो, तो व्हील अपना आगे वाला पॉइंट नीचे लगा लेता है, गिरता नहीं। समझ आया? है गोल ना, आगे वाला नीचे लगा लेगा, वो ऊपर उठा लेगा। क्लियर हुआ? द रिएक्शनल फोर्स एक्स एट द कॉन्टेक्ट, और मजे की बात ये है कि ये रिएक्शनल फोर्स सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अमल करती है बस, ये रिएक्शनल फोर्स जिसको पीछे को धक्का देती है, तो फिर ये घूमता है उस रिएक्शनल फोर्स की वजह, वरना ये घूमेगा नहीं घूमेगा ना। ये फोर्स इसको आगे खींच रही है और ये किधर को, पीछे को, तो फिर ये घूमता है और आगे वाला पॉइंट नीचे लगा लेता है। द रिएक्शनल फोर्स एक्ट एट द, और मुझे ये बताओ, ये जो व्हील होता है इसके कितने पॉइंट्स इन कांटेक्ट विद द अर्थ होते हैं? बताओ मुझे। सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक पॉइंट। तो जब आप इसको आगे को मूव करते हो तो जमीन इसके कितने पॉइंट्स पे रिएक्शन करती है? सिर्फ जिस पॉइंट पे रिएक्शन करती है वो पॉइंट उड़ जाता है और आगे वाला नीचे लग जाता है, फिर उस पर रिएक्शन होता है, घूम के वो आगे वाला नीचे आ जाता है। तो जब रिएक्शनल फोर्स एक्ट्स एट द कांटेक्ट पॉइंट्स ऑफ द व्हील इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स, तो जो रिएक्शनल फोर्स होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, वो अप्लाइड फोर्स का क्या करती है? अपोजिट अमल करती है। ठीक है? तो ये रेडी आपकी आगे जाएगी और व्हील ऐसे रोटेट करेगी फ्रिक्शन की वजह से, ये फ्रिक्शन उसको रोटेट करेगी, ये उसको इधर को धक्का देगी तो वो घूम के आगे वाला पॉइंट नीचे ले आएगा
और उधर से उठा लेगा, रगड़ेगा नहीं, रोटेट करेगा। क्लियर हुआ? देन द व्हील, समझ आया? द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग। क्या? इस बात को समझो। तो जो व्हील रिएक्शनल फोर्स की वजह से रोल करता है, रोटेट करता है, क्या करता है? विदाउट द व्हील रोल्स बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शनल फोर्स, द व्हील रोल्स विदाउट, बगैर, क्या किए? बगैर रप्चरिंग। रप्चरिंग का क्या मतलब है? बोलो। रप्चर का मतलब क्या होता है? आवाज है? तोड़ना, फटना। और रप्चरिंग का मतलब इंशिकाक, तोड़ना, अलग करना। तो बजाय इसके वो कूल बेल्ट को तोड़े, वो जहां लगा होता वहां से कूल बेल्ट कैसे टूटेगा? रगड़ खा के, रगड़ता तो है ही नहीं, जहां इन कांटेक्ट होता वहां से ऊपर उठ जाता है। असल फोर्स तो कूल बेल्ट को तोड़ने पे लगती है ना स्लाइडिंग में, तो यहां तो कूल बेल्ट आपको तोड़ने की जरूरत ही नहीं है, खुद ब खुद ही ऊपर उठ जाता है। उसका आगे वाला पॉइंट नीचे लग जाता है और ये उस पर घूम के उठ जाता है। नहीं समझा? क्लियर हुआ? सो द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग। जो व्हील है वो घूमता है बगैर तोड़े द कूल्ड बेल्ट्स, सर्द जोड़ों को, जो सर्द जोड़ लगे हुए होते हैं उनको। समझ आया? दैट इज वाई रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉल देन द स्लाइडिंग। ये जवाब है इसका। तो ड्यूरिंग रोलिंग द व्हील रोल्स विदाउट रप्चरिंग द कूल्ड बेल्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एट द पॉइंट ऑफ, बस व्हील स्लाइड नहीं करता, रोल करता है। तो दैट इज व्हाई द रोलिंग फ्रिक्शन इज एक्सट्रीमली स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो इंतहाई कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या होता है? कूल बेल्ट टूटते हैं। जैसे ये दोनों सरफेस एक दूसरे के साथ धंसी हुई होती हैं, अब जब तक ये बाहर और गड़े टूटेंगे नहीं कि वो मूव करेंगे, ये लॉक्स टूटेंगे तब बॉडी मूव करेगी। तो इनको तोड़ने के लिए बहुत सारी फोर्स आई होती है। व्हील के लिए क्या इंटरलॉक्स तोड़ने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। समझ आया? ये नहीं आया? क्लियर हो गया? सो जनाब, the fact that rolling friction is less than the sliding friction is applied in the ball bearings। समझने की बात क्या है? कहता है यही फैक्ट। कौन सा फैक्ट? कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो ज्यादा होती है किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से। या रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस, इज एक्सट्रीमली लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड। इसी फैक्ट को, इसी हकीकत को इस्तेमाल किया जाता है किसमें? बॉल बेयरिंग्स में। आपने कभी वो स्पिनर देखा उसके अंदर, या आपने कभी साइकिल का एक्सल देखा तो उसके अंदर गोल गोल सी गोलियां होती है लोहे की, उन्हें बॉल बेयरिंग्स कहते हैं। वो गोलियां पता क्या करती हैं? दो काम करती हैं, गौर से सुनना। साइकिल का जो एक्सल होता है वहां पे उसके अंदर एक होती है रॉड, होती है, इसके ऊपर ये गोलियां रखी हुई होती है, ऐसा ही है या नहीं? इसके, अब मैं आपको बताता हूं, ये रॉड, इसके ऊपर है ये गोलियां, और इसके ऊपर ये सरफेस रोल करेगी। नहीं समझ आ? और बीच में ये गोलियां घूमती हैं, घूमती है नहीं घूमती? ये सरफेस इस गोली पे पड़ी होती है, ऐसा है या नहीं? तो देखा कभी? ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, इन दोनों के दरम्यान में क्या? गोलियां। नहीं समझ आया? तो ये जो गोलियां ना, ये दरम्यान में इस सरफेस के और इस रॉड के, सुन रहे हो? ये जो इसके ऊपर आपका व्हील होता है, उसकी तारें होती है नहीं होती? हाँ, स्पॉक्स। गुड गुड, शाबाश। यूं करके अब ये जो स्पॉक्स हैं ये प्रेस करती हैं इस सरफेस को, और इनको नीचे से कौन ऊपर उठाता है? ये गोलियां। और मजे की बात, ये गोलियां रोटेट भी करती हैं। अगर ये स्पॉक्स ना होती तो फिर क्या होता? ये रॉड के ऊपर आपकी ये चीज घूमती, तो फ्रिक्शन स्लाइडिंग होती ना। अब ये गोलियां क्या कर रही हैं? जैसे ये सरफेस रोल करती है तो गोली भी घूमती है, ठीक है? तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन किस में कन्वर्ट होगी? रोलिंग फ्रिक्शन में। तो ये बॉल बेयरिंग्स क्या करती हैं? पहली बात तो ऊपर की सरफेस को टेक देती हैं, बियरिंग कहते हैं टेक को, टेक देती है, उसको ऊपर उठाती हैं। और दूसरी बात, जो उन दोनों सरफेसेस के दरम्यान में रगड़
स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है? रोलिंग में। रोल होकर ऊपर की सरफेस को मूव करवाती है, खुद रोल होती है, ऊपर की सरफेस आसानी से मूव करती है और साथ ही साथ उसको सहारा भी देती है। इसलिए उनको कहते हैं बॉल बेयरिंग्स। इनके दो काम है। पहला काम, इन दोनों सरफेसिस के दरमियान में अगर ये गोलियां ना होती तो ये दूसरे पर रगड़ खा के चलती और क्या होता, ये रॉड जब आस्ता आस्ता हो जाती, घिस घिस के खत्म हो जाती। समझ आया नहीं यार? लेकिन ये घिसने नहीं देती। ये क्या करती है, इस सरफेस को अपने ऊपर उठा, अपने सर पे उठाती है। एक तो इसको सहारा देती है और दूसरे जब वो रोटेट करती है तो खुद रोटेट होकर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उसको किसमें चेंज कर देती है। और मजे की बात, कभी वो खेला वो जो क्या कहते हैं उसको, जिसमें वो गोल गोल सी डिस्क होती है और यूं करके मारते हैं, कैरम बोर्ड। उस पर आप क्या फेंकते हो? बोरिक एसिड या पाउडर फेंकते हो ना, वो दानेदार सा पाउडर होता है, छोटी छोटी गोलियां होती है ना। तो नहीं खेला? किस किसने नहीं खेला? अच्छा, वो जो वो पाउडर होता है, अगर पाउडर ना हो तो फिर क्या होता है? फिर वो आपकी जो डिस्क्स हैं उन्हें क्या कहते हो? गीटियां। चलो गीटियां आपकी जुबान में आपको समझाऊंगा। वो जो गीटियां है, वो जो आपका कैरम बोर्ड है उसकी लकड़ी की सरफेस के साथ घिस के जाती है, तो इतना मजेदार तरीके से मूव नहीं करती है ना। यू करके मारो तो जाकर रुक जाएगी, ऐसा ही है ना। लेकिन जब वो पाउडर पड़ा होता है, छोटी छोटी गोलियां पड़ी होती हैं, अब यूं करके मारो, यूं करके, ओ इधर से उधर तक वो काफी दूर तक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके नीचे वो छोटी छोटी बॉल जो है ना, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर देती है? देखो, जो आपकी डिस्क है उसकी सरफेस और जो नीचे बोर्ड है उसकी सरफेस को आपस में मिलने ही नहीं देती, दरम्यान में गोलियां होती हैं। जी भाई, पक्का जी। आगे चलूं? वो क्या करती हैं? वो खुद रोटेट करती हैं और वो उसके ऊपर वो मूव करती है करके। खास तौर पर कहीं बंडे पड़े हुए हैं, तो जब बंदे का पांव ऊपर आता है तो क्या होता है? तो बंटे क्या करते हैं? आपकी जो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है उसको किसमें कन्वर्ट कर देती है? रोलिंग में। और फिर आप रोल कर जाते हैं। समझ आ नहीं यार? क्लियर? पक्का? अच्छा, हुआ तो तब बताओ, फिर वरना दोबारा बता दो। अच्छा, तो दिस फैक्ट, अब देखो मजे की बात, हम चाहते हैं फ्रिक्शन कम हो जाए। हमने क्या किया? हमें ये पता चल गया कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में हमने बॉल बेरिंग्स बना दी और जो सरफेसेस आपस में क्या करती थी, स्लाइड करती थी, उनके दरम्यान में वो लोहे की गोलियां डाल दी। तो क्या हुआ? वो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी किसमें कन्वर्ट होगी? रोलिंग फ्रिक्शन में। लिहाजा हमारी मशीनों के पुर्जे भी अब खराब नहीं होते। नहीं समझ आया? जैसे वो गोलियां खराब होती है, हम यहाँ बैरिंग डाल देते हैं, तेल शेल लगा देते हैं, ये वन के अंदर चलता है। क्लियर हुआ? तो क्या द फैक्ट दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड इन द बॉल बेयरिंग्स। वो बॉल बेयरिंग्स में अप्लाई होता है। और रोलर बेयरिंग्स, कभी कभी ये रोलर्स होते हैं रॉड में, उनका काम भी रोल करना ही होता है। उनका काम भी क्या होता है? तो वो या तो बॉल्स होंगी या रोलर्स होंगे, रॉड लाइक, ठीक है। तो वो रोल करते हैं, दो सरफेसेस के दरमियान ना गोल गोल सिलेंडर लाइक होते हैं, तो वो लगा देते हैं, उनको तेल शेल देते हैं और वो फिर रोल करते हैं, ठीक है। तो इन द रोलर बेयरिंग्स टू रिड्यूस द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, क्या करने के लिए? जो फ्रिक्शन की वजह से नुकसानात होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए। सरफेसेस मतलब घिस जाती हैं, पुर्जे खराब हो जाते हैं, मशीनें खराब हो जाती हैं। अगर वो बॉल बेयरिंग्स आपके साइकिल के एक्सल से बाहर निकल जाए तो क्या होता है? साइकिल चलता है? चलता ही नहीं है। अगर चले भी तो आस्ता आस्ता वो जो अंदर रॉड होती है वो भी टूट जाती है। चले आगे, चले जी। हाँ, अब गौर से सुनना। तो द व्हील वुड नॉट रोल, व्हील रोल ही नहीं करेगा ऑन पुशिंग, क्या करने पे? धक्का देने पे। इफ देयर वुड बी नो, अच्छा मजे की बात बताओ, मजे की बात बताओ, अगर इस पॉइंट पे फ्रिक्शन ना हो, इस पॉइंट, तो क्या रिएक्शन होता? रिएक्शन होता? बोलो ना, यहां पे फ्रिक्शन ना होती, यहां पे तो आप यहां से धक्का लगाते, कभी रोल करता? कभी आपने, बात और से सुनना, कभी आपने किसी साइकिल के टायर को ऐसे फर्श पे मूव किया जिसके ऊपर तेल पड़ा हुआ, तो आप टायर को धक्का देते, टायर रोल नहीं करता। हालांकि टायर को ब्रेक भी लगाएंगे, रोल ही नहीं करता। क्यों? वहां फ्रिक्शन ही नहीं होती।
ये जो तेल है ना, तेल, ये फ्लूइड, ये क्या फ्लूइड, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जो फ्लूइड्स होते हैं ना, फ्लूइड, इनकी फ्रिक्शन सॉलिड्स की फ्रिक्शन से क्या होती है? सॉलिड सरफेसेस जो है उनके वेल्ड्स को तोड़ना मुश्किल है। फ्लूइड्स में, फ्लूइड का ऐसी कोई भी चीज जो बह सके, अब आप भी फ्लूइड है, बह सकती है ना, पानी भी फ्लूइड है, बह सकता है ना। तो फ्लूइड्स जो है, जब आप पानी के अंदर मूव करते हैं तो फ्रिक्शन थोड़ी कम होती है। अगर वही पानी में कीचड़ बन जाए, अगर वही मिट्टी हो तो चलना मुश्किल होगा, आसान होगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फ्लूइड जो है ना, उनकी फ्रिक्शन क्या होती है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। तो जब आप दो सरफेसेस जो आपस में स्लाइड करके क्या करती हैं, स्लाइड करती हैं, आप उनके दरम्यान में क्या करते हैं? ग्रीस लगा दें। तो ग्रीस में जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है ना, पहली बात वो दोनों सरफेसेस को आपस में मिलने नहीं देती, दरम्यान में आ जाती है, समझ आया? तो फिर जो आपके ऊपर की सरफेस होती है वो नीचे वाली सरफेस पे नहीं बल्कि ग्रीस पे स्लाइड करती है। किस पे स्लाइड करती है? ग्रीस पे। तो आपने क्या किया? आपने स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया? फ्लूइड फ्रिक्शन में। तेल लगा, समझ आया नहीं है? नहीं समझ आया? क्लियर हुआ? सो तो कहते हैं द फैक्ट दैट द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज अप्लाइड, ये कर लिया हमने। द व्हील वुड नॉट रोल, व्हील रोल नहीं करेगा ऑन पुशिंग, क्या करने पे? धक्का देने पे। इफ on pushing it, if there would be no friction between the wheel and the ground at the point of contact. कहां पे? At the point of contact. अगर point of contact पर wheel और ground के दरम्यान में friction नहीं होगी तो wheel भी फिर घिसेगा, friction ही नहीं है ना, तो फिर उसको कोई चीज रोटेट करेगी नहीं, तो वो रोल ही नहीं करेगा, समझ आया? लिहाजा फिर आपकी गाड़ी जहां पे होगी उसके टायर वहां पे घूमते रहेंगे, फ्रिक्शन ही नहीं है जो रिएक्शन करके टायर को आगे लेके जाए, नहीं समझ आए? तो थोड़ी सी फ्रिक्शन चाहिए होती है, अगर वो भी नहीं होगी तो आपकी गाड़ी का टायर वहां पे, और मतलब के बाद टायर घिसेगा भी नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं, हाँ घिसेगा भी नहीं, उधर ही रोल करता रहेगा, और आप जहां खड़े हो वहां पे करते रहोगे, जाओ आगे नहीं जाओगे, फ्रिक्शन ही नहीं जो आपको आगे धक्का दे। जैसे खलाम है ना, तो आप उधर ही पाँव मारते रहेंगे, आगे जाएंगे ही नहीं, फ्रिक्शन ही नहीं होगी, समझ आया नहीं? इतना मजा आया बट फ्रिक्शन इज डिजायरेबल टू रोल ओवर ए सरफेस, तो लिहाजा एक सरफेस के दूसरे सरफेस पे रोल करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए होती है, और स्लाइडिंग के दौरान बंदा कहता फ्रिक्शन ना ही हो तो बेहतर है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स स्लाइडिंग के अंदर फ्रिक्शन को ओवरकम करने में यूज होती है, लेकिन रोलिंग में फ्रिक्शन थोड़ी सी चाहिए होती है, वरना बॉडी रोल ही नहीं करेगी। तो वो जो थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है रोलिंग की, वो चाहिए होती है, अगर वो भी नहीं होगी तो फिर बॉडी रोल ही नहीं करेगी। क्लियर हुआ? तो आगे चलते हैं। अच्छा गौर से सुनना, इट इज डेंजरस, अब ये आपको फायदे बता रहे हैं फ्रिक्शन के। इट इज डेंजरस टू ड्राइव ऑन ए वेट रोड, जब रोड गीला होता है। अच्छा ये बताओ, तेज बारिश खतरनाक होती है या हल्की बारिश? हाँ, कौन कहता है तेज बारिश? अच्छा, तेज बारिश क्यों खतरनाक होती है? अच्छा, तो हल्की बारिश खतरनाक नहीं होती? अब सुनो गौर से, हल्की बारिश ज्यादा खतरनाक होती है। वजह, क्योंकि हल्की बारिश जब होती है तो रोड पे पड़ी हुई जो मिट्टी होती है ना, वो चिकनी होती है ना मिट्टी, वो कीचड़ में बदल जाती है, तो उसके ऊपर गाड़ी का जो टायर है वो ज्यादा आसानी से स्लाइड करेगा, और जब तेज बारिश होती है तो मिट्टी धुल जाती है, बह जाती है, तो लिहाजा रोड की जो सरफेस होती है वो बिल्कुल टायर के साथ इन कांटेक्ट होती है, और उस दौरान स्लाइडिंग के खतरात थोड़े कम होते हैं। अगर कीचड़ होगी तो स्लाइडिंग के खतरात क्या होंगे? ज्यादा होंगे। हल्की बारिश में कीचड़ बनता है तो उससे स्लाइडिंग के खतरात ज्यादा होते हैं, और तेज बारिश में कीचड़ धुल जाता है, तो उसमें समझ आया? तो याद रखिएगा। So it is dangerous to drive on the wet road because the friction between the road and the tires is very small. को बता, आपसे पूछ ले why it is dangerous to drive on the wet road, जवाब दे दोगे? जवाब दे दोगे? It is dangerous to drive on the wet road. गीले रोड पे गाड़ी चलाना डेंजरस क्यों होता है? Because the friction between the road and the tire is small. जब फ्रिक्शन स्मॉल होगी तो आप ब्रेक लगाओ, गाड़ी रुकेगी नहीं, सामने वाली चीज में ठुक जाएगी। समझ आया? नहीं आया? एनी प्रॉब्लम? अच्छा, और
कभी स्किडिंग देखिए, जो लोग स्किडिंग करते हैं रोड पे, पहले पेट्रोल फेंकते हैं और फिर नहीं देखिए सबने, तो आग भी लग जाती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट पैदा होती है ना, उस हीट की वजह से पेट्रोल को आग लग जाती है और वो ज्यादा डेंजरस हो सकती है। वो क्यों फेंकते हैं पेट्रोल? ताकि फ्रिक्शन कम हो जाए और स्लाइडिंग ज्यादा अच्छी हो। लेकिन मजे की बात बताऊं, जब बेटे गाड़ी स्लाइड कर रही होती है ना, तो फिर गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील आपकी गाड़ी के टायर्स को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर गाड़ी जिस सिम्प में जाती है ना, जिस सिम्प में जा रही होती है, आप लाख स्टीयरिंग व्हील को गाड़ी मुड़ती, क्योंकि आपके जो टायर्स है वो जाम हो चुके होते हैं। जब टायर जाम होते हैं तो उनकी जो जमीन पे ग्रिप होती है वो क्या हो चुकी होती है? लूज। स्लाइड कर रहे हैं ना, जमीन पे ग्रिप क्या हो चुकी होती है? लूज। कूल्ड वेल्ड है ही नहीं जो आपकी गाड़ी की डायरेक्शन को चेंज करेंगे। तो फ्रिक्शन होगी तो गाड़ी मुड़ेगी ना, टायर की ग्रिप होगी तो गाड़ी मुड़ेगी ना। अब जब गाड़ी स्लाइड कर रही होती है तो टायर्स की रोड पर ग्रिप नहीं रहती। जब ग्रिप नहीं रहती, आप लॉक हैंडल मोड़ो, गाड़ी फिर मुड़ती नहीं है। जिस सिम में जाती है, जो चीज आगे आती है उसको टकरा जाती है। लेकिन अगर टायर रोल करते रहे तो ग्रिप रहती है, आपकी गाड़ी मुड़ सकती है, प्रॉब्लम किसी। सो दिस, अब जब टायर और रोड्स के दरमियान में फ्रिक्शन कम होगी तो दिस इंक्रीजेस द चांस ऑफ स्लिपिंग। ये क्या कर देता है? चांस ऑफ स्लिपिंग ऑफ द टायर्स को बढ़ा देता है फ्रॉम द रोड से। द थ्रेडिंग्स, थ्रेडिंग्स क्या होती है? कट्स देख रहे हो, इन्हें थ्रेड्स कहते हैं, ठीक है। ऑन द टायर्स इज डिजाइंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। अब यहां तक फुल स्टॉप, क्लियर हो गया? तो ये इसका जवाब था। अब आगे जो थ्रेडिंग्स ऑन द टायर्स होती हैं, इज डिजाइंड, उसको डिजाइन किया जाता है, उसको बनाया जाता है टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन बढ़ जाए। थस लिहाजा थ्रेडिंग इंप्रूव्स रोड ग्रिप एंड मेक इट सेफर टू ड्राइव इवन ऑन वेट रोड। जो थ्रेडिंग्स होती है वो इंप्रूव कर देती है किसको? ग्रिप को, पकड़ को, किसकी? टायर की ऑन द रोड पर, एंड मेक इट सेफर। और वो ये बात ज्यादा सेफर का क्या मतलब है? ज्यादा मोहतात बना देती है। टू ड्राइव इवन ऑन द वेट रोड, कि आप गीले रोड पे भी गाड़ी चलाएं तो आपको कुछ नहीं होगा। मतलब हो भी सकता है, लेकिन स्लिपिंग के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। A cyclist applies brakes to stop his or her bicycle. तो एक साइकिलिस्ट जो साइकिल चला रहा होता है या चला रही होती है, वो क्या करते हैं? आप ब्रेक्स लगाते हैं साइकिल को रोकने के लिए। As soon as brakes are applied, जैसे ही ब्रेक्स लगाई जाती हैं, the wheels stop rolling. तो व्हील्स क्या करते हैं? रोल करना, पैड्स पकड़ लेते हैं ना उसको, तो व्हील्स रोल करना बंद कर देते हैं और टायर स्लाइड करना शुरू करता है। तो वो जो स्लाइडिंग है, अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होती है? ज्यादा होती है ना रोलिंग से, तो टायर जाम होके स्लाइडिंग फ्रिक्शन की वजह से जल्दी रुक जाता है। अब बात समझ आइए? तो as soon as the brakes are applied, the wheels stop rolling and begin to slide over the road, since sliding friction is much greater than the rolling friction. So therefore the cycle stops very quickly because of the sliding on the road. Issue. अब एक पेपर में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि ब्रेकिंग और स्किडिंग में क्या फर्क है।